नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो ध्यान या मेडिटेशन को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखती है। ये उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये या तो बहुत मुश्किल है या फिर बहुत बोरिंग। हाँ, और किताब का नाम है मेडिटेशन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और इसके लेखक हैं ओशो। इसका सबटाइटल ही सब कुछ कह देता है, ए प्रैक्टिकल गाइड टू ओशो मेडिटेशंस। मतलब ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है। बिल्कुल, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। हम जिस एडिशन पर बात कर रहे हैं वो 2009 का संशोधित संस्करण है, जिसे ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने पब्लिश किया है। और इस किताब की सबसे खास बात यही है कि ये ध्यान को किसी धार्मिक कर्मकांड से बाहर निकालती है और उसे एक मॉडर्न, एक साइंटिफिक जीवन शैली का हिस्सा बनाती है। हाँ, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए किताब के शुरू में ही एक मेडिकल डिस्क्लेमर भी है। अच्छा। हाँ, जिसमें साफ लिखा है कि इसमें दी गई सलाह किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक के इलाज का वो विकल्प नहीं है। सही है, ये जरूरी भी है। तो चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ध्यान को इतना सरल और सुलभ बना देता है। तो सबसे पहले किताब की बनावट को समझते हैं कि इसे कैसे बांटा गया है। हाँ, इसकी संरचना बहुत ही लॉजिकल है, पढ़ने में बहुत आसानी होती है। इसे कुल 5 हिस्सों में 5 पार्ट्स में बांटा गया है। ओके। पहला है पार्ट 1, अबाउट मेडिटेशन। ये बताता है कि ध्यान आखिर है क्या। मतलब एकदम बेसिक से शुरू। बिल्कुल। फिर है पार्ट 2, द साइंस ऑफ मेडिटेशन, जो इसके पीछे के विज्ञान पर बात करता है। तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है पार्ट 3, द मेडिटेशंस। इसमें सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। चौथा भाग है पार्ट 4, ऑब्स्टिकल्स टू मेडिटेशन, मतलब ध्यान में क्या रुकावटें आती हैं। और आखिरी और पांचवा है पार्ट 5, रिस्पॉन्सेस टू क्वेश्चंस, जो एक तरह से Q&A सेक्शन है। तो चलिए पहले सवाल पर ही आते हैं। इस किताब के हिसाब से ध्यान है क्या? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि आंखें बंद करके बैठना है। यहीं पर ओशो एक बहुत बुनियादी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं ध्यान कुछ करना नहीं है, बल्कि सिर्फ होना है। होना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जस्ट टू बी, बिना किसी एक्शन, बिना किसी विचार, बस अपने होने के एहसास में ठहर जाना। हाँ। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए किसी भगवान में या आत्मा में यकीन करना जरूरी नहीं है। ये एक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो फिर इस होने की अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? किताब में विटनेसिंग या साक्षी भाव पर बहुत जोर है। साक्षी भाव ही आप कह सकते हैं ध्यान की आत्मा है। इसका मतलब है आप जो भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं या सोच रहे हैं, आप बस एक देखने वाले बन जाते हैं, एक गवाह। मतलब अपने ही विचारों को दूर से देखना। बिल्कुल, जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हैं, वैसे ही अपने मन के ट्रैफिक को देखना। आप वो ट्रैफिक नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। किताब में हसिदिक संत बालशम की एक बहुत सुंदर कहानी है। अच्छा। वो एक चौकीदार को बताते हैं कि जैसे तुम महल की चौकीदारी करते हो, मैं बस अपने अंदर जो देखने वाला है उसकी चौकीदारी करता हूँ। वाह, मतलब एक लाइन में पूरा सार है। हाँ। और किताब के मुताबिक जब ये साक्षी भाव गहरा होता है तो होता क्या है? तब आपकी संवेदनशीलता, मतलब सेंसिटिविटी, बढ़ जाती है। आपको प्रेम, करुणा और एक ऐसा आनंद महसूस होता है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। वो बस आपका स्वभाव बन जाता है। ठीक है, ये तो समझ आया, पर यहाँ एक कंफ्यूजन है। अगर ध्यान का मतलब कुछ ना करना है, तो फिर किताब का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ध्यान की विधियों से क्यों भरा हुआ है? और वो भी ऐसी विधियां जिनमें नाचना, कूदना, चीखना शामिल है। ये तो विरोधाभासी लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर ओशो का जो क्रांतिकारी नजरिया है वो सामने आता है। उनका कहना था कि आज का इंसान अंदर से इतना बेचैन है, इतना दमित है कि वो सीधे बैठकर शांत हो ही नहीं सकता। ये बात तो सही है। किसी को 5 मिनट चुप बैठने को कहो तो मन में 100 चीजें चलने लगती हैं। बिल्कुल। हमें बचपन से अपनी भावनाएं दबाना सिखाया गया है। गुस्सा मत करो, जोर से मत हंसो, तो वो सारा दबा हुआ जहर हमारे शरीर और मन में इकट्ठा हो गया है। इसीलिए ओशो ने ये सक्रिय ध्यान विधियां बनाई। इनका मकसद है ध्यान से पहले एक सफाई। सफाई मतलब इस प्रक्रिया को कैथारसिस कहते हैं। आप अनियंत्रित होकर अपने अंदर दबे गुस्सा, दुख, सब कुछ बाहर निकाल फेंकते हैं। जब ये सारा कचरा निकल जाता है, तब जो शांति पैदा होती है, उसमें साक्षी बनना आसान हो जाता है। एकदम सही। ये ध्यान में उतरने के लिए एक रनवे तैयार करने जैसा है। तो कुछ प्रमुख एक्टिव मेडिटेशंस के बारे में बताइए जो किताब में दी गई हैं।
सबसे प्रसिद्ध है ओशो डायनामिक मेडिटेशन। ये सुबह की 1 घंटे की विधि है। इसमें गहरी तेज सांस होती है, फिर कैथारसिस होता है जिसमें आप जो मन में आए वो करते हैं, फिर हूं मंत्र का जाप होता है और फिर पूर्ण मौन और साक्षी भाव। हाँ, और अंत में एक उत्सव भरे नृत्य के साथ इसे खत्म करते हैं। और ओशो कुंडलिनी मेडिटेशन वो क्या है? कुंडलिनी शाम के लिए है, दिन भर का तनाव उतारने के लिए। इसमें शरीर को कंपाना मतलब शेकिंग, फिर नाचना और अंत में शांत होकर साक्षी बनना होता है। अच्छा। इसी तरह नटराज मेडिटेशन है जो डांस पर ही आधारित है, और नाद ब्रह्म मेडिटेशन है जिसमें हमिंग साउंड का इस्तेमाल होता है। मतलब हर तरह के स्वभाव के लोगों के लिए कुछ न कुछ है। बिल्कुल, यही इस किताब की खूबी है। लेकिन किताब का जो सबसे शायद विवादास्पद विचार है वो ये है कि कुछ भी ध्यान बन सकता है, यहाँ तक कि धूम्रपान भी। ये बात तो मतलब कोई भी गलत समझ सकता है। आई सुनने में अजीब लगता है, पर यह असल में जागरूकता या अवेयरनेस के सिद्धांत को समझाने का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। किताब में एक किस्सा है जहां एक आदमी धूम्रपान छोड़ने के लिए मदद मांगता है। तो ओशो क्या कहते हैं? वो उसे छोड़ने के लिए कहने के बजाय कहते हैं, तुम धूम्रपान करो लेकिन पूरी जागरूकता के साथ करो। जागरूकता के साथ धूम्रपान वो कैसे? मतलब सिगरेट की डिब्बी को धीरे धीरे जेब से निकालो, हर हरकत को देखो, सिगरेट को सूंघो, लाइटर जलाने की प्रक्रिया को महसूस करो, पहले कश को पूरी तरह होश में लो। अच्छा, धुएं को अंदर जाते बाहर आते देखो। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब आप किसी भी आदत को पूरी जागरूकता से करते हैं तो उसकी व्यर्थता आपको खुद दिखने लगती है। मतलब आदत छूटती नहीं, गिर जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आप देख पाते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो इसका असली मतलब यह है कि ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम जानते हैं कि लोग ध्यान शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो किताब का चौथा भाग इन्हीं बाधाओं पर है। हाँ, ऑब्स्टिकल्स। और सबसे बड़ी बाधा है मन की लगातार चलती बकबक। ये एक्टिव मेडिटेशन उसी के लिए है। सीधे तौर पर किताब समझाती है कि मन से लड़ना बेकार है। आप विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। सक्रिय ध्यान पहले शरीर को थकाकर मन की ऊर्जा कम कर देता है, जिससे विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और उनके बीच की जो खाली जगह है वो दिखने लगती है। हाँ, और वही खाली जगह ध्यान का दरवाजा है। और मन के अलावा अहंकार या ईगो को भी एक बड़ी बाधा बताया गया है। वो कैसे रास्ते में आता है? बहुत सटल तरीके से। हाँ आप ध्यान करने लगते हैं और मन में विचार आता है, देखो मैं कितना अच्छा ध्यानी हूं। हाँ, ये होता है। आज मेरा ध्यान बहुत गहरा लगा। ये भी अहंकार का ही खेल है। किताब कहती है, इस विचार को भी बस देखो, साक्षी बन जाओ। इसी से जुड़ा एक और कंफ्यूजन है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और ध्यान यानी मेडिटेशन। लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, जबकि ये दोनों बहुत अलग हैं। एकाग्रता में आप जबरदस्ती अपना ध्यान एक चीज पर टिकाते हैं और बाकी सब कुछ बाहर कर देते हैं। इसमें तनाव होता है। और ध्यान एक सहज जागरूकता है। आप हर चीज के प्रति खुले हैं, चिड़िया की आवाज, ट्रैफिक का शोर, सब कुछ आप बस देखते हैं बिना किसी चुनाव के। एकाग्रता एक संकरी गली है, ध्यान एक खुला आकाश। किताब का जो आखिरी हिस्सा है, रिस्पॉन्सेस टू क्वेश्चंस, वो भी बहुत काम का लगता है। हाँ, बहुत व्यवहारिक है। उसमें साधकों के पूछे गए सवालों के जवाब हैं। जैसे एक आम सवाल होता है कि क्या काम करते हुए साक्षी रहा जा सकता है? हाँ, और जवाब है कि बिल्कुल रहा जा सकता है। असल में वही तो असली परीक्षा है। मतलब ध्यान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना। बिल्कुल, बर्तन धोते हुए पानी के स्पर्श को महसूस करना, चलते हुए कदमों के प्रति सजग रहना, हर छोटी बड़ी क्रिया को जागरूकता से करना। तो कुल मिलाकर मेडिकेशन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, सिर्फ एक हाउ टू गाइड नहीं है। ये ध्यान को लेकर हमारी पूरी सोच को एक तरह से चुनौती देती है। एकदम सही। ये ध्यान को किसी मठ या आश्रम से निकालकर हमारे शोरगुल वाले मॉडर्न जीवन के बीच में रख देती है। इसका मूल संदेश बहुत सरल है। आपकी सबसे बड़ी गुलामी आपका बेहोश मन है, और उससे आजादी का रास्ता जागरूकता की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। यही पहली और आखिरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद ये किताब एक सवाल छोड़ जाती है। अगर जागरूकता के साथ किया गया कोई भी काम ध्यान हो सकता है, तो अपनी रोजमर्रा की कौन सी एक आदत को, एक छोटी सी क्रिया को हम आज से ही पूरे होश के साथ, पूरे ध्यान में बदलने की कोशिश कर सकते हैं? शायद सुबह की चाय का पहला घूंट, या फोन उठाने से पहले बस एक पल का ठहराव। ये सोचने वाली बात है। आप बताइए कमेंट्स में कि अगली बार
कौन सी किताब का विश्लेषण करना है। तो फिर मिलते हैं अगली किताब की गहरी पड़ताल में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।